नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहन देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस क्लेम्स। हम पढ़ रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम्स, बीमा संबंधी दावे। एक व्यवसाय द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में 3 प्रकार के इंश्योरेंस करवाए जा सकते हैं। पहला, स्टॉक की हानि का बीमा। ये स्टॉक की हानि का बीमा हम पढ़ चुके हैं। दूसरा जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है लाभ की हानि का बीमा। और तीसरा है व्यापक बीमा। बीमा संबंधी दावा। तो इस चैप्टर में हम 3 प्रकार के बीमे पढ़ेंगे। स्टॉक की हानि का बीमा, लाभ की हानि का बीमा और व्यापक बीमा। स्टॉक की हानि का बीमा हम पढ़ चुके हैं। व्यवसायी के गोदाम या दुकान में आग लगने से जो है स्टॉक जलकर नष्ट हो जाता है। तो स्टॉक की हानि का बीमा या स्टॉक की हानि एक प्रकार से प्रत्यक्ष हानि है। आग लगने का डायरेक्ट असर हुआ स्टॉक पे और स्टॉक जलकर नष्ट हो जाता है। और जो लाभ की हानि है वो आग लगने के बाद कुछ समय के लिए जो व्यवसाय है वो बाधित हो गया। कुछ समय के लिए जो व्यवसाय के नॉर्मल कार्यों में रुकावट आ गई, व्यवसाय सुचारू रूप से अब संचालित नहीं हो पा रहा। इस वजह से क्या हो रहा है कि बिक्री में कमी आ गई, और बिक्री में कमी आने की वजह से जो बिक्री पर लाभ कमाया जा सकता था उस लाभ की हानि हुई है। तो ये जो लाभ की हानि है ये जो है अप्रत्यक्ष हानि है। आग लगने की वजह से स्टॉक जलकर नष्ट हो गया, वो एक प्रकार से प्रत्यक्ष हानि है। और आग लगने के कारण जो लाभ की हानि है वो अप्रत्यक्ष हानि है। जो इनडायरेक्ट असर हुआ वो हुआ लाभ की हानि का। तो लाभ की हानि ज्ञात करने के लिए व्यवसायी सबसे पहले ये देखता है कि जो बाधा काल रहा, मतलब आग लगने के बाद से लेकर व्यवसाय को वापस सामान्य स्थिति में लाने तक के लिए जो अवधि लगी, जो बाधा काल रहा, उस बाधा काल में बिक्री में कमी कितनी आई। बिक्री में कमी की गणना करता है। जो हमने पढ़ा था फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। तो बिक्री में कमी की गणना करता है और इस बिक्री में कमी की गणना पर जो लाभ की हानि ज्ञात करता है, जो लाभ की हानि यानी लॉस ऑफ प्रॉफिट जो ज्ञात करता है वो ज्ञात करता है बिक्री में कमी, बिक्री में कितनी कमी हुई, और इस जो बिक्री में कमी हुई इस पर किस दर से लाभ कमाया जा सकता था, सकल लाभ की दर। जो बिक्री में कमी हुई उस पर इस सकल लाभ की दर से लाभ कमाया जा सकता था, जो अब नहीं कमा पाया क्योंकि इतनी रुपए की बिक्री में कमी आ गई। तो अब ये सकल लाभ को नहीं कमा पाया, इसलिए इसको इतने रुपए की लाभ की हानि हुई है। तो शॉर्ट सेल्स इनटू रेट ऑफ जीडी। अब हमने बात की थी कि बिक्री में कमी की गणना करने के लिए वो पिछले वर्ष की बिक्री देखेगा बाधा काल अवधि में, और उस बिक्री में से और ये मानेगा कि जो पिछले वर्ष में बाधा काल अवधि में जितनी बिक्री हुई थी इतनी बिक्री तो सामान्यतः इस साल होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल कितनी बिक्री हुई, वो एक्चुअल बिक्री उस सामान्य बिक्री में से जो स्टैंडर्ड जो है सेल्स उसमें से वो लेस कर देता है। तो बिक्री में कमी की राशि ज्ञात हो जाती है। और बिक्री में कमी ज्ञात करने के बाद बिक्री में कमी पर सकल लाभ की दर से लाभ ज्ञात कर लिया जाता है, और उतने लाभ की हानि हुई है व्यवसायी ये मानता है। ठीक है, तो सकल लाभ की दर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन
सेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। हमने बात की थी कि जो व्यवसायी है उसको जो हानि होगी, एक तो होगी प्रॉफिट की हानि होगी, और साथ ही साथ जब व्यवसाय संचालित नहीं हो रहा होगा तो उस स्थिति में भी उसको कुछ स्थायी व्ययों का भार वहन करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जो वादा अवधि में हानि होगी वो होगी नेट प्रॉफिट की और स्थायी व्ययों की हानि होगी, और केवल वही स्थायी व्यय बीमा कंपनी स्वीकृत करती है बीमा के दावे के रूप में जिनका बीमा करवाया हुआ होता है। तो हम यहाँ पर फिर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस लेते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में लाभ की हानि या परिणामी हानि के बीमे में इसको ग्रॉस प्रॉफिट माना जाता है। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इसको ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है, सकल लाभ कहा जाता है। तो और इसमें जो पिछले वर्ष की जो बिक्री है, बिक्री के आधार पर हम लाभ की दर ज्ञात करते हैं। तो पिछले वित्तीय वर्ष की बिक्री का भाग लगाकर उस पर सकल लाभ की दर ज्ञात कर ली जाती है। और ये जो लाभ है ये भी पिछले वर्ष के हैं। स्टैंडिंग चार्जेस स्थायी व्यय तो हर साल एक जैसे होते हैं, एक ही प्रकार के स्थायी व्यय व्यवसाय में होते रहते हैं प्रत्येक वर्ष, लेकिन जो लाभ है वो हमने यहाँ पर पिछले वर्ष का दिया है, क्योंकि आग लगने वाले वर्ष में तो अभी तक साल का मध्य चल रहा है, अभी साल के बीच में कहीं है। तो जो लाभ की दर है वो हम ज्ञात करेंगे पिछले वर्ष के आधार पर। तो पिछले वर्ष की बिक्री ली है और ये जो प्रॉफिट है ये भी पिछले वर्ष का ही है। ये जो नेट प्रॉफिट हम यहां पर लेते हैं सकल लाभ की दर ज्ञात करने के लिए, वो भी पिछले वर्ष का ही है। ये जो नेट प्रॉफिट है ये नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग ईयर या प्रीवियस ईयर, पिछले वर्ष का ही ये नेट प्रॉफिट लिया जाता है। तो पिछले वर्ष की बिक्री, प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर और पिछले वर्ष का ही लाभ लिया जाता है, उसके आधार पर सकल लाभ की दर ज्ञात की जाती है। अब जो ये नेट प्रॉफिट है हमको ये देखना होगा कि मान लीजिए ये व्यवसाय की दुकान थी या व्यवसाय का व्यवसायिक भवन था, ठीक है। इस भवन में आग लगने की वजह से जो माल रखा हुआ था वो नष्ट हो गया, और अब जो यहाँ पर जो व्यवसाय चल रहा था वो व्यवसाय अब सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, वो संचालित नहीं हो रहा है। तो इस व्यवसाय को जो यहाँ पर जिस नेट प्रॉफिट का, जिस आय का नुकसान हो रहा है वो व्यापार संचालन से आय का नुकसान हो रहा है। अगर ये व्यापार सुचारू रूप से संचालित होता रहता तो वो आय कमाता रहता, लेकिन यहाँ पर अब आग लगने की वजह से व्यवसाय में व्यवधान आ गया है, बाधा आ गई है, और उस बाधा के कारण व्यवसाय अब संचालित नहीं हो पा रहा। तो ये जो व्यापार संचालन से जो आय कमा रहा था, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कमा रहा था, वो प्रॉफिट्स इसको नहीं हो रहे, वो आय अब इसको नहीं प्राप्त हो पा रही है। जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो तो इसको अब भी मिलेगी, क्योंकि जो आग का असर है वो केवल इसके व्यवसाय पर हुआ है। अगर इसने व्यवसायी ने कहीं बाहर इन्वेस्ट कर रखा है और उससे इंटरेस्ट प्राप्त होता है, या फिर कहीं बाहर शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है और उससे डिविडेंड प्राप्त हो रहा है, तो उस इनकम पर यहाँ पर आग लगने का किसी प्रकार का असर नहीं होगा। तो इसकी जो लाभ की कमी हुई है या जो आय में हानि हो रही है वो केवल संचालन से प्राप्त होने वाली आय में कमी हो रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की कमी हो रही है। तो हम यहाँ पर जो प्रॉफिट्स लेंगे, नेट प्रॉफिट लेंगे सकल लाभ की दर की गणना के लिए, वो प्रॉफिट पिछले साल के लेंगे और केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ही लेंगे। ये जो पिछले साल के प्रॉफिट्स हैं ये केवल नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ही लेंगे, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। तो जो यहां पर जो नेट प्रॉफिट्स हम लेंगे वो केवल नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेंगे। सारे जो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों तरह की इनकम यहाँ पर नहीं ली जाएगी, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम का तो इसको नुकसान नहीं हो रहा, वो तो बाहर से आती है कहीं से, तो वो तो इसको अभी भी मिल रही है। केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का नुकसान हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर सकल लाभ की दर ज्ञात करने के लिए नेट प्रॉफिट्स लेंगे पिछले साल के, और वो भी केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्ञात करने का अगर क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ हो, वैसे तो नॉर्मली क्वेश्चन में केवल पिछले वर्ष के शुद्ध लाभ दिए जाएंगे, उसके आधार पर हमको सकल लाभ की दर ज्ञात करनी होगी। लेकिन कई बार क्वेश्चन में थोड़ा सा टिपिकल बना दिया जाता है, उस स्थिति में हमको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्ञात करने होंगे। और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्ञात करने के हम क्या करते हैं, जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट जो है हम
P&L अकाउंट के जो अंत में हमको प्राप्त होता है। तो नेट प्रॉफिट में हम इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देंगे। नेट प्रॉफिट एक तरह की आय है, शुद्ध आय है। शुद्ध आय में से जो कमाया हुआ है उसमें से अगर कोई गैर व्यापारिक आय है जो उसके संचालन से संबंधित नहीं है, जो बाहर से प्राप्त हो रही है, वो हम घटा देंगे। तो नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम घटा देते हैं, और अगर किसी प्रकार के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमने घटा दिए थे P&L बनाते समय, वो वापस जोड़ देते हैं। यानी P&L बनाते समय हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ी होगी नेट प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए, तो वो हम घटा देंगे, और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने घटाए होंगे वो हम वापस जोड़ देंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये वापस जोड़ दिए जाते हैं, तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्ञात हो जाता है। हमने इसके पीछे का लॉजिक समझ लिया है कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही केवल क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि इसको जो नुकसान हुआ है बाधा अवधि में वो केवल व्यापार संचालन से प्राप्त होने वाली आय के लिए ही हुआ है, केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का ही हुआ है। जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो तो इसको अभी प्राप्त होगी, वो बाह्य स्रोतों से प्राप्त होती है। तो हमने बात करी कि जो लाभ की हानि की गणना की जाती है बिक्री में कमी पर सकल लाभ की दर के आधार पर। तो ये हमारे 3 स्टेप्स हैं यहाँ पर। एक तो बिक्री में कमी की गणना की जाती है, उसके बाद लाभ की दर ज्ञात की जाती है, सकल लाभ की दर ज्ञात की जाती है, और फिर लाभ की हानि की गणना की जाती है। अब हम बात करेंगे, कई बार क्या होता है कि जो व्यवसायी है वो व्यवसायी अपने व्यापार को, क्या होता है कि आग लगने के बाद एक बार के लिए व्यापार अस्वस्थ हो गया और सारा जो उसका काम है बाधित हो गया, व्यापार अब सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रहा है। इससे क्या होता है कि व्यापार की ख्याति में गिरावट आती है। जो कस्टमर यहाँ पर आते हैं इसके पास, वो कस्टमर अब खाली हाथ लौटेंगे, या फिर जो कस्टमर्स हैं उनको अपने मनपसंद की वैरायटी का सामान नहीं मिल पाएगा। अब वो ग्राहक जो है, जो कस्टमर्स हैं, जो उसके रेगुलर कस्टमर्स थे, अब अगर ये बाधा अवधि 4-6 महीने के लिए चले तो वो कस्टमर्स किसी दूसरे विक्रेता को ढूंढ लेंगे, किसी नए व्यवसायी से जुड़ जाएंगे। इसके ग्राहक अब टूटने शुरू हो जाएंगे इस वजह से, बाधा अवधि की वजह से। तो इन चीजों से बचने के लिए और अपनी बिक्री में कमी को रोकने के लिए ये व्यवसाय क्या करता है कि जहां पर इसका व्यावसायिक स्थान है, जो मूल स्थान है जहां पर आग लगी है, उस स्थान ये जब तक वापस उन्हें तैयार नहीं हो जाता, सामान्य स्थिति में नहीं आ जाता, तब तक वो क्या करता है कि कहीं एक दूसरे व्यवसायिक भवन में, दुकान या गोदाम में अपना जो है बिजनेस शुरू कर देता है बाधा काल के लिए, और ये भवन ये किराए पर ले लेता है। तो जब बिक्री में कमी को रोकने के लिए या बाधा अवधि में अपनी साख बचाने के लिए या कस्टमर्स को बचाने के लिए जब ये यहाँ पर नए व्यवसायिक भवन में काम शुरू कर देता है, तो अब इसको कुछ अतिरिक्त खर्चे करने पड़ते हैं। उनको एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग कहा जाता है, अतिरिक्त कार्यशील व्यय कहा जाता है। तो जब ये यहाँ पर नए भवन में आया है तो यहाँ पर कुछ इसको, इस यहाँ पर भवन में आने के लिए इसको कुछ अतिरिक्त खर्चे करने पड़ेंगे। मान लीजिए इसने नया भवन किराए पर लिया है तो इस भवन का किराया हो गया, और यहाँ पर इसने मान लीजिए कि कोई फर्नीचर तैयार करवाया, एक बार के लिए अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए इसने कुछ यहाँ पर खर्चा किया, तो इसके कुछ एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग आई है, कुछ अतिरिक्त व्यय हुआ है। तो बीमा कंपनी क्या कहती है, बीमा कंपनी बीमा पॉलिसी में यहां पर जो बिक्री में कमी आई है, उस बिक्री में कमी पर जो लाभ की हानि हुई है उस राशि का बीमा भी करती है। जो स्थायी व्यय हो रहे हैं, यहाँ पर व्यापार अभी बंद पड़ा है लेकिन फिर भी कुछ खर्चे जो हैं स्थायी व्यय के रूप में व्यवसाय में होते हैं, उन स्थायी व्ययों का भी बीमा करती है। बीमा कंपनी ये कहती है कि इनके अलावा अगर आप कहीं अपने व्यापार के मूल स्थान से लेकर एक बार के लिए किसी नए व्यापारिक भवन में जाकर अपना व्यापार एक बार चलाते हो, तो यहां पर भी जो इस व्यवसाय को चलाने के लिए जो अतिरिक्त खर्चे आ रहे हैं उनका बीमा भी जो है इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो अब 3 तरह के खर्चे हो गए। एक तो लाभ की हानि का बीमा कर रही है, जो स्टैंडिंग चार्जेस है स्थायी उनका भी बीमा कर रही है, और अतिरिक्त कार्यशील व्यय जो हो रहे हैं, एडिशनल जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उनका बीमा भी जो है इंश्योरेंस कंपनी करती है। अब जो ये अतिरिक्त व्यय है, इनके लिए किस प्रकार से वो दावे की राशि स्वीकार करेगी उसकी बात हम आगे करेंगे। तो
तो हमने बात की कि वो जो व्यवसायी है जिसके भवन में आग लगी है वो अब जो है अपने ग्राहकों को बचाने के लिए या फिर बिक्री में कमी को रोकने के लिए नए भवन में आ गया है और यहाँ पर व्यापार प्रारंभ कर दिया है बाधा काल अवधि में, और यहाँ पर उसने कुछ अतिरिक्त खर्चे किए हैं। तो बीमा कंपनी कहती है कि जो अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंसेस जो अतिरिक्त व्ययों की राशि है कितनी स्वीकृत करेगी, उनको कहा जाता है अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंसेस। तो बीमा कंपनी जो एडिशनल खर्चे हुए हैं, जो अतिरिक्त खर्चे हुए हैं, उसके लिए कौन सी राशि स्वीकृत करेगी, कितनी राशि स्वीकृत करेगी, इसके लिए राशि की गणना करनी पड़ेगी। निम्न दो राशियों में से कम राशि अतिरिक्त व्ययों के रूप में स्वीकृत की जाएगी। वो दो कौन कौन सी राशि है? तो बीमा कंपनी कहती है एक तो जो आपने खर्चा किया है वो राशि, एडिशनल जो आपने एक्सपेंस किया है वो राशि पहले। लेकिन इसमें भी बीमा कंपनी एक शर्त जोड़ देती है कि ये खर्चा है और स्टैंडिंग चार्जेस भी आपके खर्चे हैं स्थायी व्यय। तो अगर आप पूरे के पूरे स्थायी व्ययों का बीमा नहीं करवाते हैं, जितने आपके स्थायी व्यय हैं उनमें से अगर आप कम राशि के लिए स्थायी व्ययों का बीमा करवाते हैं, तो इन खर्चों को भी पूरी राशि के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा। इस एडिशनल एक्सपेंस को भी हम आनुपातिक रूप में ही स्वीकार करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कुछ और है और टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कुछ और है, तो फिर जो है बीमा कंपनी है जो आपने एडिशनल खर्चे किए हैं वो पूरे के पूरे स्वीकृत नहीं करेगी। कहने का मतलब कि जो खर्चे आपके हो रहे हैं, टोटल स्थायी व्यय हो रहे हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए 50,000 के हो रहे हैं, लेकिन आपने केवल बीमा इन खर्चों का करवा रखा है 40,000 के स्थायी व्ययों का ही बीमा करवा रखा है। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आपके खर्चे तो ज्यादा होते हैं लेकिन आप खर्चों का बीमा करवाते हैं कम राशि के लिए, तो फिर जो ये आपका खर्चा हुआ है इसकी पूरी की पूरी राशि जो है खर्चे के रूप में स्वीकृत नहीं की जाएगी। इस राशि को भी हम इसी अनुपात में बांट देंगे कि आपके टोटल खर्चे कितने हैं और इन खर्चों में से आप कितने का बीमा करवाते हैं, तो इस राशि से जो अनुपात है उसी अनुपात में आपके एडिशनल एक्सपेंसेस स्वीकृत किए जाएंगे। ऐसी स्थिति कब पैदा होती है? जब टोटल स्टैंडिंग चार्जेस ज्यादा होते हैं, यानी जो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हैं उनका पूरा की पूरी राशि के लिए बीमा नहीं करवाया जाता, उससे कम राशि के लिए बीमा करवाया जाता है, तब ये स्थिति पैदा होती है। बीमा कंपनी कहती है कि जो एडिशनल एक्सपेंसेस हुए हैं उनको हम इस अनुपात में ही स्वीकृत करेंगे। तो अगर व्यवसायी अपने जितने भी इसके कुल स्थायी व्यय हैं उनका पूरे के पूरे का अगर बीमा करवा लेता है, तब तो जो जितने भी एडिशनल एक्सपेंसेस हैं वो राशि स्वीकृत हो जाएगी। लेकिन अगर जितने उसके स्थायी व्यय हैं उनसे कम राशि का अगर बीमा करवाया जाता है, तब इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का टोटल स्टैंडिंग चार्जेस से जो अनुपात है उस अनुपात में एडिशनल एक्सपेंसेस जो है स्वीकार करती है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको आनुपातिक रूप में बांट देंगे एडिशनल एक्सपेंसेस को। तो पहली राशि आएगी एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट वही है जिसकी हमने बात करी थी दूसरे स्टेप में, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पिछले वर्ष का, वही नेट प्रॉफिट है प्लस नेट प्रॉफिट। और इस फॉर्मूले से जो हल करने के बाद जो राशि प्राप्त होती है वो हमारी हमने बात की निम्न दो राशियों में से तो पहली राशि प्राप्त हो जाएगी हमको। एडिशनल एक्सपेंसेस को हम आनुपातिक रूप से बांट देंगे, अगर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस और टोटल स्टैंडिंग चार्जेस दोनों अलग अलग राशि है तो इस अनुपात में ये एडिशनल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो एडिशनल एक्सपेंसेस की राशि पहले हम ऐसे याद करेंगे। दूसरी राशि है ग्रोस प्रॉफिट अर्न्ड ऑन एडिशनल सेल्स ड्यू टू
एडिशनल एक्सपेंसेस। व्यापारी कहता है कि यहां पर कुछ अतिरिक्त खर्चे करके मैंने जो बिक्री में कमी थी उसको रोक लिया, यानी बिक्री में कमी को रोकने के लिए ही यहां पर नए व्यापारिक भवन में आया हूं और कुछ अतिरिक्त खर्चे किए हैं। यानी यहां पर अतिरिक्त खर्चे करके कुछ बिक्री को बढ़ा दिया, कुछ अतिरिक्त बिक्री कर दी, वो शायद यहां पर संभव नहीं हो पाती पुरानी जगह पे। तो जो ये एडिशनल सेल्स की है, एडिशनल खर्चे करके उस पर कितना लाभ कमाया, या फिर लाभों में हानि को कितनी सीमा तक रोक दिया गया, क्योंकि बिक्री में कमी को रोका। यहां पर नए भवन में आकर जो बिक्री में कमी हो रही थी उसको रोका, यानी अतिरिक्त बिक्री की, और उस बिक्री में कमी को रोक के जो अतिरिक्त बिक्री की है उसमें कितना लाभ कमाया, वो राशि हम यहां पर देखेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑन एडिशनल सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस, अतिरिक्त व्ययों के कारण हुई या की गई अतिरिक्त बिक्री पर कमाया गया सकल लाभ, वो हम याद करेंगे। क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ रहेगा कि उसने एडिशनल एक्सपेंसेस करके या नए भवन में जाकर उसने कितनी अतिरिक्त बिक्री की। तो एडिशनल ये याद करने का जो फॉर्मूला हो जाएगा, एडिशनल सेल्स इनटू रेट ऑफ जीपी। ये रेट ऑफ जीपी वही है जो हम दूसरे स्टेप में ज्ञात करते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग। ये रेट ऑफ जीपी सकल लाभ है। तो ये राशि याद कर जाएगी कि आपने बिक्री में कमी को रोककर कितने लाभ की हानि को रोक दिया, यानी कितने अतिरिक्त बिक्री कर कितने लाभ की हानि को रोका। इन दोनों में से जो राशि कम होगी वो राशि अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंसेस के रूप में स्वीकृत की जाएगी, यानी जो है अतिरिक्त व्यय के रूप में वो राशि स्वीकृत की जाएगी। मान लीजिए ऐसा क्यों करती है बीमा कंपनी, इसके पीछे क्या लॉजिक है। मान लीजिए बीमा कंपनी जो व्यवसायी है उसने 10,000 के अतिरिक्त खर्चे किए, 10,000 के रुपए के अतिरिक्त खर्चे करके, और इसने लाभ में हानि को 15,000 रुपए की सीमा तक रोक दिया। यानी इसने 10,000 के खर्चे किए, एडिशनल एक्सपेंसेस किए नए भवन में आने के, और बिक्री में कमी को रोका। बिक्री में कमी को रोकने का मतलब इसने अतिरिक्त बिक्री की और अतिरिक्त बिक्री पर कुछ लाभ कमाया, तो इतने लाभ की हानि होने से बच गई। तो बीमा कंपनी कहती है कि इन दोनों में से जो कम राशि होगी वो अतिरिक्त व्यय के रूप में स्वीकृत की जाएगी। तो यहाँ पर इसने 10,000 का खर्चा किया और 15,000 रुपए की लाभ की हानि को रोक दिया, तो 10,000 रुपए स्वीकृत कर लिए जाएंगे। बीमा कंपनी कहती है कि अच्छा किया, नहीं तो आप जो है, नहीं तो व्यवसायी जो है 15,000 का क्लेम करता। अगर ये 10,000 रुपए खर्चा नहीं करता, यहाँ पर नया भवन स्थापित नहीं करता, तो इसकी अतिरिक्त बिक्री नहीं होती। अतिरिक्त बिक्री नहीं होती तो ये 15,000 रुपए का लाभ नहीं कमाता, यानी 15,000 रुपए के लाभ की हानि को नहीं रोक पाता। तो इंश्योरेंस कंपनी को 15,000 रुपए की भरपाई करनी पड़ती। इससे अच्छा तो इंश्योरेंस कंपनी अब जो ये अतिरिक्तों की भरपाई कर दे और 15,000 की लाभ की हानि इसने रोक ली। तो बीमा कंपनी कहती है कि 10,000 रुपए आपको दे दी जाएंगे, दावे की राशि के रूप में स्वीकृत कर ली जाएगी। लेकिन अगर यही स्थिति विपरीत हो कि इसने खर्चे 10,000 के किए, लेकिन जो लाभ में हानि को इसने रोका 8,000 की सीमा तक, जो एडिशनल बिक्री करी है उस पर इसने जो लाभ कमाया है वो केवल 8,000 ही कमाया, तब बीमा कंपनी बोलती है हम ये राशि दावे के रूप में स्वीकृत नहीं करेंगे, दोनों में से कम राशि, यानी यही राशि हम स्वीकृत करेंगे, ये राशि हम स्वीकृत नहीं करेंगे। आपने 10,000 के तो खर्चे कर दिए और 10,000 के खर्चों पर केवल जो लाभ में कमी को रोका 8,000 तक ही रोका है। इससे अच्छे तो आप 8,000 के लाभ का क्लेम कर लेते, आप नया भवन स्थापित नहीं करते, आपकी बिक्री में जो कमी आती उस पर आप 8,000 रुपए तो नहीं कमाते, एडिशनल सेल नहीं हो पाती, और इस पर अगर 8,000 रुपए नहीं कमाते तो आप जो है बीमा कंपनी पर दावा केवल 8,000 का ही एक्स्ट्रा करते, तो ये राशि हम फिर भी चुकाने के लिए तैयार है। लेकिन आपने खर्चे कर दिए 10,000 के और 8,000 के ही लाभ रोके हैं, 8,000 के ही लाभ की हानि रोकी है, यानी 2,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया बिना ही मतलब। तो इससे अच्छा तो हम यही राशि दे देते और हम यही राशि हम दावे के रूप में स्वीकार करेंगे, ना कि ये राशि। आपको ये खर्चा करना ही नहीं चाहिए। तो जो इन दोनों में से जो कम राशि होगी वही राशि अतिरिक्त व्यय के रूप में स्वीकृत की जाएगी। तो ये जो है, अगर क्वेश्चन में एडिशनल एक्सपेंसेस दे दिया जाए और ऐसी स्थिति दी
जो है एक बार के लिए शिफ्ट हो गए और वहां पर उसने व्यापार करना शुरू कर दिया और अतिरिक्त व्यय हुए इसके, तब हमको ये स्टेप भी साथ में जो है शामिल करना होगा। तो अब कुल मिलाकर 6 स्टेप हो जाते हैं परिणामी हानि की बीमे में दावे की राशि ज्ञात करने के लिए। कौन कौन से स्टेप होते हैं वो हम अभी देखते हैं। जो परिणामी हानि का बीमा हम ज्ञात करते हैं, जब दावे की राशि ज्ञात करते हैं परिणामी हानि के बीमे में, तो किस प्रकार से ज्ञात की जाती है उसके स्टेप्स हमने देखे थे। पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, बिक्री में कमी की गणना। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पिछले वर्ष की जो बिक्री होती है, बाधा अवधि में जो पिछले वर्ष की जो बिक्री है, उसमें हम कुछ बिक्री में वृद्धि या कमी के अनुसार जो प्रवृत्ति देखी गई है इस साल आगे लगने वाले वर्ष में, उसके अनुसार हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं और फिर हम जो बिक्री हमको जो प्राप्त होती है उसको कहते हैं एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स, और उसमें से एक्चुअल बिक्री हम घटा देते हैं एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग, जो बाधा अवधि की जो वास्तविक बिक्री हुई है ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड, वो हम घटा देते हैं। यानी इतनी बिक्री तो कम से कम हो जानी चाहिए थी अगर आग नहीं लगती तो, लेकिन आग लगने के कारण बाधा अवधि में एक्चुअल बिक्री कितनी हुई वो हम घटा देते हैं, तो बिक्री में कमी की राशि ज्ञात हो जाती है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, कि किस दर से व्यापारी लाभ कमाता है, व्यापारी के लाभ की दर क्या है। तो पिछले वर्ष के आधार पर ज्ञात करते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर प्रीसीडिंग ईयर। पिछले वर्ष के जो है व्यापार संचालन से शुद्ध लाभ जो हुए हैं वो प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस सेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। इस सूत्र के आधार पर हम जो है रेट ऑफ जीपी ज्ञात करते हैं, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात करते हैं। फिर तीसरे स्टेप में हम लॉस ऑफ प्रॉफिट ज्ञात करते हैं कि कितने लाभ की हानि हुई, यानी बिक्री में इतनी कमी हो गई और इस बिक्री में कमी पर हम इस सकल लाभ की दर से लाभ कमा सकते थे लेकिन अब नहीं कमा पाए, तो कितने लाभ की हानि हुई। तो शॉर्ट सेल्स इनटू रेट ऑफ जीपी, इसके आधार पर हम लॉस ऑफ प्रॉफिट ज्ञात कर लेते हैं। अब चौथा स्टेप हमारा आ जाएगा जिसकी हमने अभी बात करी थी, अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंसेस। अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंसेस में हमने बात करी थी कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, दोनों में से जो निम्न में से जो कम राशि होगी वो ही जो है तीसरे चौथे स्टेप में हमने बात करी थी कि जो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग यानी जो निम्न में से जो कम राशि होगी वही जो है जो अतिरिक्त खर्चों के रूप में स्वीकार होगी। क्या किया था, पहला कौन सा था, एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन में केवल शुद्ध लाभ दिया हो, केवल नेट प्रॉफिट दिया हो, तो वो भी हम यही ले लेते हैं।
टोटल स्टैंडिंग चार्जेस प्लस नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या दूसरी एडिशनल सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू रेट ऑफ जीपी। इन दोनों में से जो सबसे कम राशि होगी, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से जो कम राशि होगी वो हम एडिशनल अलाउएबल एक्सपेंसेस के रूप में जो है ज्ञात करते हैं। वो जो एडिशनल एक्सपेंसेस है वो अलाउ होगा, स्वीकार होगा, इन दोनों में से जो राशि कम होगी। पांचवा स्टेप अब है पॉलिसी टू बी टेकन। पॉलिसी टू बी टेकन में एडजस्टेड एनुअल सेल्स यहां पर इसका मतलब होता है कि आग लगने की तिथि के तुरंत पूर्व के 12 महीनों की बिक्री, आग लगने की तिथि से तुरंत पूर्व के 12 महीनों की बिक्री एनुअल सेल्स होती है। और इसमें बिक्री में वृद्धि या कमी की प्रवृत्ति के अनुसार कुछ एडजस्टमेंट कर दिया जाता है, तो वो एडजस्टेड एनुअल सेल्स कहलाती है। और एडजस्टेड एनुअल सेल्स के आधार पर हम रेट ऑफ जीपी के मतलब एडजस्ट, और इस एडजस्टेड एनुअल सेल्स पे जो है सकल लाभ की दर से हम इंश्योरेबल अमाउंट ज्ञात कर लेते हैं। पॉलिसी टू बी टेकन या फिर इसको इंश्योरेबल अमाउंट भी कहते हैं। फिर जो है छठा स्टेप हो जाता है, अगर इंश्योरेबल अमाउंट यानी कि इतने रुपए का इंश्योरेंस करवाया जाना चाहिए था, इतने रुपए की पॉलिसी ली जानी चाहिए थी, लेकिन जो पॉलिसी ली गई है वो अगर इस राशि से कम है तब हम औसत वाक्य लागू कर देते हैं। और न्यून बीमा की स्थिति में औसत वाक्य लागू होता है। तब अमाउंट ऑफ क्लेम किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, दावे की राशि किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। अमाउंट ऑफ क्लेम होगा इंश्योर्ड अमाउंट, यानी जितनी राशि का बीमा करवाया हुआ है उसमें हम इंश्योरेबल अमाउंट, इंश्योर्ड अमाउंट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और इंश्योरेबल अमाउंट हम इस जो है 5वें स्टेप से ज्ञात करते हैं कि कितनी राशि का बीमा करवाया जाना चाहिए था, इनटू लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए केवल लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं हो रहा, पहले जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में उसमें तो हमने पढ़ा था कि बीमा कंपनी इस लॉस ऑफ प्रॉफिट का दावा स्वीकार करती है, लेकिन साथ ही साथ अगर कुछ अतिरिक्त खर्चे भी किए हैं व्यवसायी ने अपने व्यवसाय में बिक्री की कमी को रोकने के लिए, तो इन अतिरिक्त खर्चों का दावा भी स्वीकार करती है। तो अब लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंसेस भी इसमें जोड़ दिए जाते हैं, मतलब इन दोनों का अब दावा स्वीकार करेंगे, इन दोनों राशियों का। अगर मान लीजिए कि व्यवसायी ने नए व्यापारिक भवन में काम शुरू कर दिया कुछ अतिरिक्त कार्यशील खर्चे करके और अपनी बिक्री को बिक्री में कमी को रोकने का प्रयास किया और नए व्यवसायिक भवन में शिफ्ट हो गया। अगर ऐसा कुछ करने से, कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस करने से अगर स्थायी व्ययों में कुछ कमी आई है, कुछ बचत हुई है, तो वो हम माइनस कर देते हैं। तो फिर जो इसने स्थायी व्ययों में बचत की है वो हम टोटल खर्चों में से घटा देंगे, क्योंकि बचत है यानी उसको कुछ फायदा हुआ है वो हमको घटा देना चाहिए। तो सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अगर ये कुछ बचत करता है स्थायी व्ययों में तो वो हम घटा देंगे। तो यहां पर जो एवरेज क्लोज करने के बाद अमाउंट ऑफ क्लेम हम दावे की राशि ज्ञात करेंगे, वो इंश्योर्ड अमाउंट बट्टा इंश्योरेबल अमाउंट इनटू लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंसेस जोड़ देंगे। और क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि स्थायी व्ययों में इतनी राशि की बचत की गई, वो हम यहां पर घटा देंगे और इस सूत्र को हल करने से अमाउंट ऑफ क्लेम ज्ञात हो जाएगा। अगर मान लीजिए व्यवसायी ने जो आग बुझाने का प्रयास किया और उस आग बुझाने के संबंध में कोई खर्चे किए, तो वो हम अमाउंट ऑफ क्लेम की राशि में जोड़ देते हैं। तो टोटल क्लेम ज्ञात करने के लिए टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ क्लेम प्लस
एक्शन से आग बुझाने के वे। सकल दावे की राशि ज्ञात करने के लिए अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्यवसाय ने कुछ आग बुझाने के संबंध में खर्चे किए, तो वो भी हम जो यहाँ पर अमाउंट ऑफ क्लेम की राशि ज्ञात करेंगे एवरेज क्लोज लगाने के बाद, उस अमाउंट ऑफ क्लेम की राशि में हम आग बुझाने के वे भी जोड़ देंगे, तो फिर सकल दावे की राशि ज्ञात करेंगे। ये हमारे 6 स्टेप्स हैं, इनके आधार पर जो है लाभ की हानि का बीमा है, लाभ की हानि के बीमे की दावे की राशि की गणना की जाती है। ये पूरा क्वेश्चन जो है, अगर पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो तो ये सारे के सारे स्टेप्स हमको उस क्वेश्चन में जो है फॉलो करने पड़ते हैं। अब हम एक बात और यहां पर करते हैं, जो दूसरा स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ जीपी। तो यहां पर हम जो पिछले वर्ष का लाभ लेते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेते हैं फॉर प्रीसीडिंग ईयर, ये हम पिछले वर्ष का लेते हैं। जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये हम पिछले वर्ष का जो है शुद्ध लाभ यहां पर लेते हैं रेट ऑफ जीपी ज्ञात करने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पिछले वर्ष में लाभ न होकर हानि हुई हो, उस स्थिति में क्या किया जाए? जो प्रॉफिट है उनको हम यहां पर इस फॉर्मूले में इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में जोड़ रहे हैं, तो अगर हानि होगी तो उसको घटा देंगे। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? रेट ऑफ जीपी। यदि पिछले वर्ष में हानि हुई हो तो सकल लाभ की दर की गणना निम्न सूत्र के द्वारा की जाएगी। रेट ऑफ जीपी। रेट ऑफ जीपी फिर कैसे ज्ञात करेंगे? हमने बात की थी अगर प्रॉफिट है तो हम जोड़ते हैं इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में, तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इनमें अगर प्रॉफिट है तो जोड़ते हैं, तो अगर लॉस होगा पिछले वर्ष, अगर लॉस होगा तो हम उस लॉस को माइनस करेंगे, घटा देंगे, और फिर इसमें भाग लगा देंगे पिछले वर्ष की सेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। पिछले वित्तीय वर्ष की जो बिक्री है उसका भाग लगा देंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर हमने इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में से नेट लॉस को घटाया है, और जब पिछले वर्ष लाभों की गणना की गई होगी तो पीएनएल में से इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस की जगह टोटल स्टैंडिंग चार्जेस घटाए हुए होंगे। अगर टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कुछ और है और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कुछ और है, यानी कि जो अगर व्यवसायी अपने पूरे के पूरे स्थायियों का बीमा नहीं करवाता है, कुछ कम राशि का बीमा करवाता है, तो फिर उस स्थिति में हमको इस नेट लॉस को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, इस नेट लॉस को भी कम करना पड़ेगा। तो इस फिर नेट लॉस में कमी किस अनुपात में की जाएगी? तो नेट लॉस में कमी की जाएगी इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का जो अनुपात टोटल स्टैंडिंग चार्जेस से है, उस अनुपात में इस नेट लॉस में कमी की जाएगी। ये नेट लॉस पूरे के पूरे कब घटाए जाते हैं? अगर यहाँ पर टोटल स्टैंडिंग चार्जेस लिखा हुआ होगा तब पूरे के पूरे नेट लॉस घटा दिए जाते हैं, लेकिन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कुल स्थायी लॉस से कुछ कम है, इसलिए इस नेट लॉस को भी हमको कम करना पड़ेगा, इस नेट लॉस को भी कमी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर बीमित स्थायी व्यय और कुल स्थायी व्यय अगर अलग अलग हैं तो रिड्यूस्ड नेट लॉस की गणना की जाएगी, नेट लॉस में भी कमी की जाएगी। किस अनुपात में की जाएगी? नेट लॉस को हम इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का जो टोटल या ऑल स्टैंडिंग चार्जेस से, ऑल स्टैंडिंग चार्जेस से जो अनुपात है उस अनुपात में हम कम कर देंगे। इसको इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का टोटल स्टैंडिंग चार्जेस से जो अनुपात है उस अनुपात में इसको हम घटा देंगे, कम कर देंगे। तो फिर यहां पर ये रिड्यूस्ड नेट लॉस आएगा।
न कि पूरा का पूरा नेट लॉस आएगा। तो अगर हानि हुई है पिछले वर्ष और हानि हुई है पिछले वर्ष, तो फिर सकल लाभ की दर की गणना निम्न सूत्र के द्वारा की जाएगी। इन शॉर्ट, स्टैंडिंग चार्जेस माइनस रिड्यूस्ड नेट लॉस अपॉन सेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर इनटू 100। बस फिर दूसरे स्टेप में ये फॉर्मूला काम है रेट ऑफ जीपी का। अब इसके संबंध में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारी बुक है उसमें 4.44 पेज पे है 11वां क्वेश्चन। इसमें दावे की राशि ज्ञात करनी है, लाभ की हानि के संबंध में दावे की राशि ज्ञात करनी है। गत वित्तीय वर्ष की बिक्री दी हुई है। गत वित्तीय वर्ष जो 31/12/2017 को समाप्त हो रहा है, यानी 2017 की बिक्री दी हुई है 2 लाख रुपए। आग लगने की तिथि दी गई है 1 जून 2018। बाधा अवधि दी हुई है 5 महीने की और क्षतिपूर्ति अवधि दी हुई है 6 महीने की। यानी बाधा अवधि दी हुई है 5 महीने की, तो आग लगने की तिथि से लेकर 5 महीने तक के लिए बाधा काल रहा। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो जो है बाधा अवधि रही ये 31 अक्टूबर है यहां पर। तो जो बाधा अवधि रही वो जून से लेकर अक्टूबर तक रही। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 महीने की बाधा अवधि रही और क्षतिपूर्ति अवधि है 6 माह की। देखिए एक चीज ध्यान रखनी है, बीमा पॉलिसी जब दी जाती है लाभ की हानि की, तो बीमा पॉलिसी में क्षतिपूर्ति अवधि पहले से लिखी होती है कि बीमा कंपनी जो है केवल 6 माह के लिए ही क्षतिपूर्ति करेगी, 6 माह की अवधि के लिए ही क्षतिपूर्ति करेगी। अगर बाधा काल 6 माह से अधिक रहता है तो बीमा कंपनी केवल 6 माह के लिए ही क्षतिपूर्ति करेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर बाधा अवधि क्षतिपूर्ति अवधि से ज्यादा है तो जो है दावा है केवल क्षतिपूर्ति अवधि तक ही किया जा सकता है, बाधा अवधि के लिए नहीं। लेकिन यहाँ पर बाधा अवधि कम है, 5 माह की है, जबकि जो बीमा करवा रखा है क्षतिपूर्ति अवधि का वो 6 माह का करवा रखा है। तो पूरे के पूरे 5 माह के लिए जो है लाभ की हानि का दावा स्वीकार कर लिया जाएगा। शुद्ध वर्ष के शुद्ध लाभ वर्ष 2017 के हैं 12,000, यानी पिछले वर्ष के जो नेट प्रॉफिट दिए हुए हैं वो है 12,000 रुपए के। बीमित स्थायी व्यय है 24,000 रुपए। अबीमित व्यय देखिए, बीमित स्थिर व्यय है 24,000 के और अबीमित व्यय है 2,000 के, यानी कि कुल जो है स्थायी व्यय टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हैं 26,000 के। उनमें से 2,000 अबीमित है और 24,000 बीमित है। बीमा राशि जो बीमा पॉलिसी की राशि है वो है 42,240 रुपए का बीमा लेकर रखा है। आग लगने से पूर्व वर्ष की बिक्री, आग लगने से पूर्व वर्ष यानी पिछले वर्ष में 1 जून 2017 से 31 अक्टूबर 2017, यानी पिछले वर्ष में बाधा अवधि की बिक्री 5, इस वर्ष 5 माह का बाधा काल है। आग लगी 1 जून 2018 को, तो जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का बाधा काल है 2018 में, और 1 जून 2017 से लेकर 31 अक्टूबर 2017 तक की बिक्री दी हुई है 75,000, यानी पिछले वर्ष में बाधा काल की अवधि की बिक्री दी हुई है। बाधा अवधि की बिक्री और जो बाधा अवधि की एक्चुअल बिक्री हुई है इस साल को दी हुई है 22,500 रुपए। वार्षिक बिक्री, ये बिक्री जो है ये तो वित्तीय वर्ष की बिक्री है पिछले 2017 की, और ये जो वार्षिक बिक्री है ये 1 जून 2017 से 31 मई 2018, यानी कि आग लगने की तिथि से तुरंत पूर्व के 12 माह की बिक्री दी हुई है 2,20,000 रुपए। अतिरिक्त व्यय 4,000 रुपए के। बीमित स्थायी व्यय में बचत 1,500 रुपए, यानी जो अतिरिक्त व्यय किए गए अतिरिक्त बिक्री करने के लिए वो 4,000 रुपए के हैं, और जो स्थायी व्यय में बचत हुई है वो 1,500 रुपए की हुई है। अतिरिक्त बिक्री, इन अतिरिक्त व्ययों के कारण जो अतिरिक्त बिक्री हुई है वो हुई है 12,500 रुपए की। आग बुझाने के व्यय है 500 रुपए। बिक्री में वृद्धि की आशा, इस वर्ष बिक्री में जो है 20% वृद्धि की आशा थी और सकल लाभ में वृद्धि की आशा है 2%। तो हमको दावे की राशि ज्ञात करनी है लाभ की हानि के बीमा के संबंध में। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि बाधा अवधि में बिक्री में कितनी कमी आई। जो बाधा अवधि काल था उसमें बिक्री में कितनी कमी आई। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स के लिए हमें लिखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड, यानी पिछले वर्ष की बाधा अवधि में पिछले वर्ष में कितनी बिक्री हुई थी। बिक्री में कमी की गणना करने के लिए हम क्या देखेंगे कि पिछले वर्ष में इस बाधा अवधि में कितने रुपए की बिक्री हुई थी। पिछले वर्ष में 1 जून 2017 से 31 अक्टूबर तक 75,000 की बिक्री
हुई थी। और ये बिक्री भी इस वर्ष भी होती अगर आग नहीं लगती, अगर व्यवसाय में बाधा उत्पन्न नहीं होती। क्या इस साल इस बिक्री में कुछ वृद्धि की संभावना थी? इस साल इस बिक्री में जो है 20% वृद्धि की संभावना थी। इंक्रीजिंग ट्रेंड इन सेल्स है 20%, तो इसको 20% अगर लें तो आता है 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए बिक्री में वृद्धि की संभावना थी। तो अगर आग नहीं लगती तो जो बाधा अवधि है 1 जून 2018 से 31 सितंबर 2018 तक, उसमें जो है इतनी प्रभाव बिक्री होनी चाहिए थी, इतनी एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स हो जाती। लेकिन एक्चुअल सेल्स कितनी हुई? जो एक्चुअल सेल्स हुई, एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड है क्षतिपूर्ति अवधि में जो एक्चुअल बिक्री हुई वो भी हमारी बाधा अवधि की बिक्री हुई 22,500 रुपए की। 90,000 में से 22,500 अगर माइनस कर दिया जाए, एक्चुअल बिक्री होनी चाहिए थी 90,000 की अगर सब कुछ ठीक रहता, लेकिन वास्तविक बिक्री हुई 22,500 की। तो 67,500 67,500 की बिक्री में इस साल कमी आई आग लगने की वजह से। शॉर्ट सेल्स हुई है 22,000 शॉर्ट सेल्स हुई है 67,500 रुपए की। तो ये 67,500 रुपए हम लिख लेते हैं शॉर्ट सेल्स के रूप में। तो जो शॉर्ट सेल्स हुई है वो हुई है 67,500 की शॉर्ट सेल्स हुई है। शॉर्ट बिक्री में कमी हुई है 67,500 रुपए की। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ जीपी, ग्रोस प्रॉफिट जो है सकल लाभ की दर की गणना करनी है। सकल लाभ की दर की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर इनटू 100। तो यहां पर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले साल का, वर्ष 2017 का जो है नेट प्रॉफिट दिए हुए हैं 12,000 के। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बीमित स्थिर व्यय दिए हुए हैं 24,000 के। और जो पिछले वर्ष की बिक्री दी गई है, गत वित्तीय वर्ष की बिक्री है, वो है 2 लाख रुपए की। तो इनका टोटल आता है 36,000। 24 प्लस 12 36,000, और इसको हल कर देते हैं तो आता है 18%। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है सकल लाभ में वृद्धि की आशा है 2%। तो सकल लाभ की दर जो आई है पिछले वर्ष 18% है और इसमें वृद्धि की आशा है 2%। तो एडजस्टेड रेट ऑफ जीपी हमारी आएगी 20%। ये 2% की इस साल जो है सकल लाभ में वृद्धि की आशा है। तो दूसरा स्टेप जिसमें हम सकल लाभ की दर की गणना करते हैं, रेट ऑफ जीपी की गणना करते हैं, वो रेट ऑफ जीपी हमारा होगा 20%। तो दूसरे स्टेप में हमने गणना कर ली और रेट ऑफ जीपी है हमारा 20%। अब हम ज्ञात करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट, कितने लाभ की हानि हुई। तो 67,500 रुपए की बिक्री कम हुई और इस पर 20% लाभ हम कमा सकते थे, कमाया जा सकता था, लेकिन वो नहीं कमा पाए, तो इसलिए 13,500 रुपए की जो है लाभ की हानि होगी। चौथा स्टेप है, क्या क्वेश्चन में अतिरिक्त व्यय दिए हुए हैं? क्या व्यवसायी ने कुछ अतिरिक्त खर्चा किया है बिक्री में कमी को रोकने के लिए, अतिरिक्त बिक्री करने के लिए? तो हाँ, यहां पर अतिरिक्त व्यय दिए हुए हैं 4,000। तो जो अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंसेस, अतिरिक्त व्ययों को किस सीमा तक स्वीकार किया जाएगा? एडिशनल एक्सपेंसेस, उसकी राशि की गणना करने के लिए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो सबसे कम राशि होती है वो हम लेते हैं। पहला है एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस
नेट प्रॉफिट बटा टोटल स्टैंडिंग चार्जेज प्लस नेट प्रॉफिट। तो सूत्र के द्वारा अगर हम हल करें एडिशनल एक्सपेंसेस को, तो 4000 के अतिरिक्त व्यय हुए, तो क्या 4000 रुपए पूरे के पूरे अतिरिक्त व्यय के रूप में स्वीकार कर लिए जाने चाहिए? तो बीमा कंपनी देखती है कि इसके खर्चे कितने होते हैं और उन खर्चों में से कितने खर्चों का ये बीमा करवाता है। तो कंपनी के पास टोटल खर्चे जो हैं स्थायी व्यय हैं वो हैं 26,000 रुपए के, 24,000 बीमित है और अबीमित है 2,000 रुपए के। तो कुल मिलाकर 26,000 रुपए इसके खर्चे होते हैं स्थिर व्यय, लेकिन उनमें से पूरे के पूरे का जो है बीमा नहीं करवाता, इसलिए पूरी की पूरी राशि स्वीकार नहीं की जाएगी। जितने का बीमा करवाता है उसका जो है कुल व्ययों से जो अनुपात है उसी अनुपात में राशि स्वीकार की जाएगी। तो कुल खर्चे इसके हैं 26,000 रुपए के, लेकिन इसने बीमा करवा रखा है केवल 24,000 का, तो इसी अनुपात में ये राशि है वो स्वीकार की जाएगी। पूरी की पूरी 4,000 रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकार नहीं की जाएगी। इसमें साथ में नेट प्रॉफिट की राशि जोड़ दी जाती है। पिछले वर्ष के नेट प्रॉफिट 12,000 थे। तो फिर इस सूत्र को अगर हल करते हैं तो ये आता है 4,000 इंटू 24 प्लस 12 हो गया 36,000 बटा हो गया 38,090 रुपए, लगभग 3,790 रुपए आते हैं। और दूसरी राशि है वो है एडिशनल सेल्स इनटू रेट ऑफ जीपी। तो एडिशनल सेल्स होगी 12,500 की और रेट ऑफ जीपी यहां पर है हमारी 20%। तो 12,500 का 20% अगर देखें तो आता है 2,500 रुपए। और इन दोनों में से जो राशि कम होती है वो एडिशनल एक्सपेंसेस के रूप में अलाउ की जाती है। तो इन दोनों में से 2500 और 3,790 में 2500 रुपए कम है, इसलिए जो चौथे स्टेप में जो अलाउबल एडिशनल एक्सपेंसेस है वो आ जाएंगे 2,500 रुपए। इसके पीछे कारण यही है कि आपने 3,790 रुपए का खर्चा किया और 3,790 रुपए का खर्चा करके जो लाभों में कमी को रोका वो 2500 तक ही रोका। इससे अच्छा तो 2500 रुपए ही क्लेम के रूप में ले लेते। क्यों एक्स्ट्रा खर्चा किया? व्यवसाय को बीमा कंपनी का लॉजिक ये रहता है व्यवसाय के लिए। ठीक है, तो जो अलाउबल एडिशनल एक्सपेंसेस हैं वो आ रहे हैं 2500। फिफ्थ स्टेप है, पांचवें स्टेप में हमको देखना होगा पॉलिसी टू बी टेकन। हमारे हिसाब से तो अगर देखा जाए व्यवसाय के हिसाब से तो 13,500 प्लस 2,500 इतना जो है इतनी राशि है वो जो है दावे के रूप में स्वीकार कर लेनी चाहिए बीमा कंपनी को। लेकिन बीमा कंपनी ये देखती है कि कहीं व्यवसायी ने न्यून बीमा तो नहीं करवा रखा। तो न्यून बीमा ज्ञात करने के लिए जो है इंश्योरेबल अमाउंट ज्ञात किया जाता है। इंश्योरेबल अमाउंट यानी बीमा योग्य राशि ज्ञात की जाती है पॉलिसी टू बी टेकन। इसके लिए किया जाता है एडजस्टेड एनुअल सेल्स इनटू रेट ऑफ जीपी। एडजस्टेड एनुअल सेल्स का मतलब हुआ आग लगने की तिथि से तुरंत पूर्व के 12 महीने की बिक्री। एनुअल सेल्स आग लगने की तिथि से तुरंत पूर्व के 12 महीने की बिक्री यहां पर वार्षिक बिक्री के रूप में दी हुई है। आग लगी है 1 जून 2018 को, तो 1 जून 2017 से 31 मई 2018 तक की बिक्री दी हुई है 2,20,000। तो एनुअल सेल्स होती है आग लगने की तिथि से तुरंत पूर्व के 12 महीने की बिक्री 2,20,000। और उसमें कुछ एडजस्टमेंट कर देते हैं अगर वृद्धि की संभावना या कमी की संभावना हो। तो इंक्रीजिंग ट्रेंड है अभी सेल्स में वो है 20% का, 20% का है इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो 2,20,000 का 20%, 2,20,000 का 20% आता है 44,000 रुपए। तो जो एडजस्टेड एनुअल सेल्स है वो है 2,64,000। 2,64,000 की एडजस्टेड एनुअल सेल्स है और रेट ऑफ जीपी हमारा 20%। तो 2,64,000 का अगर 20% निकाला जाए तो ये आता है 52,800 रुपए। तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेनी चाहिए थी व्यवसाय को वो लेनी चाहिए थी 52,800 रुपए। लेकिन वास्तव में जो एक्चुअल में
जो व्यवसायी ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है वो ले रखी है 42,240 रुपए की बीमा राशि है, यानी कि यहाँ पर न्यून बीमा है। जितनी राशि की इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए थी उससे कम राशि की इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी है, यहाँ पर न्यून बीमा है। तो न्यून बीमा की स्थिति में फिर जो है औसत वाक्य लगाया जाता है। तो हमारा छठा स्टेप हुआ एवरेज क्लॉज, औसत वाक्य। औसत वाक्य में हम अमाउंट ऑफ क्लेम की गणना करेंगे और अमाउंट ऑफ क्लेम की गणना के लिए जो है इंश्योर्ड अमाउंट बटा इंश्योरेबल अमाउंट, अमाउंट ऑफ क्लेम की राशि याद की जाएगी इंश्योर्ड अमाउंट बटा इंश्योरेबल अमाउंट इनटू लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब केवल लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं है एक्सप्रेशन में, लॉस ऑफ प्रॉफिट के साथ साथ अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंसेस भी हैं और अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंसेस के साथ साथ यहां पर विविध स्थाइयों में बचत भी हुई है। तो माइनस कर देंगे सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो अमाउंट ऑफ क्लेम की राशि याद करेंगे, जो टोटल हानि हुई है उसको जो इंश्योर्ड अमाउंट है इंश्योरेबल अमाउंट है उस अनुपात में ही स्वीकार किया जाएगा दावे के रूप में। तो इंश्योर्ड अमाउंट बटा इंश्योरेबल अमाउंट इनटू लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस जो ये खर्चा है एडिशनल एक्सपेंसेस के रूप में जो अलाउ हुआ है उसको ऐड करेंगे, अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंसेस, और उसमें से माइनस कर देंगे अगर कोई बीमित स्थितियों में बचत हुई है। तो इसको अगर हल किया जाए तो इंश्योर्ड अमाउंट हमारा आ रहा है 42,240 रुपए और जो इंश्योरेबल अमाउंट है 52,800 का। इससे हम लॉस ऑफ प्रॉफिट लेंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट है 13,500 रुपए का लॉस ऑफ प्रॉफिट है और अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंसेस है 2500 रुपए की। क्या बीमित स्थितियों में बचत हुई है? तो यहाँ पर बीमित स्थाइयों में बचत 1500 रुपए की बीमित स्थाइयों में बचत हुई है अतिरिक्त व्यय के कारण। तो इसको अगर हल करेंगे तो 42,240 बटे 52,800 इंटू 14,500। इसको अगर हल किया जाए 42,240 बटा 52,800 42,240 बटा 52,800 इंटू 14,500। 42,240 बटा 52,800 इंटू 14,500 ये आता है 11,600 रुपए। तो 11,600 रुपए है वो दावे की राशि है। लेकिन हमने बात करी थी कि दावे की राशि तो ज्ञात हो गई, लेकिन अगर व्यवसाय ने कुछ आग बुझाने के खर्चे भी किए हैं तो वो दावे की राशि में जोड़ दिए जाएंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम ज्ञात करने के लिए टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम हमारा आएगा 11,600 प्लस आग बुझाने के खर्चे 500 रुपए, ये हो गया 12,100 रुपए। ये आएगा टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम। तो इस क्लास में हमने देखा कि लाभ की हानि के संबंध में दावे की राशि ज्ञात करने के लिए हमको कुछ चरणों में जो है राशि ज्ञात करनी पड़ती है। यहाँ पर 6 चरण हमने देखे कि शॉर्ट सेल की गणना की जाएगी, फिर रेट ऑफ जीपी की गणना की जाएगी, फिर शॉर्ट सेल्स और रेट ऑफ जीपी के आधार पर लाभ की हानि की गणना की जाएगी, कुछ अतिरिक्त खर्चे हुए हैं तो उनकी स्वीकृत अतिरिक्त खर्चों की गणना की जाएगी, फिर कितनी राशि की इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है उसकी गणना की जाएगी, अगर न्यून बीमा की स्थिति है तो फिर यहाँ औसत वाक्य लागू होगा और फिर दावे की राशि की गणना की जाएगी। और दावे की राशि में अगर कुछ आग बुझाने के संबंध में या कुछ अतिरिक्त व्यय किए गए हैं आग बुझाने के संबंध में तो वो भी जोड़ दिए जाएंगे और सकल दावे की गणना की जाएगी। तो इस प्रकार ये एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बनता है परिणामी हानि के बीमा के संबंध में। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।